गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों को हमने पिछले वीडियो में बताए थे और चैप्टर जो है 2 स्टार्ट किए हुए थे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्लास 12 के लिए है। जो वैसे विद्यार्थी हैं जो क्लास नहीं आ पा रहे हैं और किसी कारणवश है, रमज़ान का सभी मुसलमान भाइयों को रमज़ान मुबारक। रामनवमी में जितने हिंदू लोग हैं, रामनवमी उसको जो है उसका मुबारक, यानी हैप्पी रामनवमी। इस तरह से कह सकते हैं हम लोग कि हर त्यौहार जो आते जाएगा, हर त्यौहार में आप लोगों को विश करते जाएंगे और साथ ही साथ पढ़ाते जाएंगे। वैसा विद्यार्थी जो क्लास ऑफलाइन नहीं अटेंड कर पा रहे हैं तो उसको तो ऑनलाइन अपना घर बैठे आराम से त्यौहार बनाइए और क्लास कीजिए, पढ़ते रहिए, ताकि क्या है कि आपके ऊपर भगवान भी खुश, टीचर भी खुश और स्टूडेंट भी खुश, समझ में, और सरकार भी खुश। बिना पढ़ले पास कर देगा तो क्या दिक्कत है, कम पढ़ले लिखले रहेगा वहाँ भी फेल करने का ऑप्शन। नाराज़गी इस बात का होगा कि अगर रोजगार नहीं मिलेगा तब नाराज़गी होगा। अगर आपको नॉलेज नहीं रहेगा तो खुद से अपना क्या है व्यवसाय नहीं चला पाएंगे। तो डिग्री तो होगा, इसलिए क्या है डिग्री होगा, लेकिन आपके पास क्या है रोजगार नहीं होगे, खुद के बिजनेस में कैपेबल नहीं हो पाएंगे, तो ऐसी स्थिति में आपके साथ समस्या आ सकता है। इसीलिए त्यौहार मनाने के साथ साथ पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है। पढ़ते जाइए। देखिए अगला कह सकता है डिग्री बेकार हो सकता है, नॉलेज नहीं, समझ में। नॉलेज कभी बेकार नहीं हो सकता है, डिग्री हो सकता है बेकार हो सकता है, और अगर डिग्री और नॉलेज दोनों मिल गया है तो और बढ़िया चीज़ है, बहुत बेहतर तरीके से सक्सेस हो जाएंगे। तो आज का टॉपिक हम लोग का क्या है, टॉपिक आज का चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आज जो टॉपिक बताएंगे वो टोटल टॉपिक के बारे में बताएंगे कि टोटल कितने फेसेस शामिल होता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कितने फेसेस शामिल होता है, कहते हैं बेसिक फेसेस ऑफ, कहते हैं देखिए बेसिक फेसेस ऑफ फिजियोलॉजिकल ऑफ रिप्रोडक्शन। तो नंबर 1 में होता है गेमेटोजेनेसिस। क्या हो जाता है गेमेटोजेनेसिस। दूसरा में गेमेटोजेनेसिस को 2 भाग, यानी कि गेमिट, स्पर्म और ओवम जो होता है उसको गेमिट कहते हैं। गेमिट बनना जरूरी होता है, मेल में जो बनता है तो उसको कहते हैं स्पर्माटोजेनेसिस, फीमेल में बनता है तो ओजेनेसिस। उसके बाद गेमेटोजेनेसिस के बाद जो होता है इंसीमिनेशन होना, इंसीमिनेशन जिसे इजेकुलेशन कहते हैं, यानी मेल के रिप्रोडक्टिव से निकल के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाना, यानी एबल टू अटेंड ऑफ सेक्स, सेक्स भी अटेंड होनी जरूरी होता है। और तीसरा फेसेस आ जाता है क्या, तो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होता है जब एक सेक्स अटेंड कर रहा है मेल फीमेल तो फर्टिलाइजेशन का होना जरूरी होता है। फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज होना, यानी उसको अपने आप खंडित होता है, टुकड़े में बढ़ता है। और क्लीवेज होने के बाद इम्प्लांटेशन भी होना जरूरी है। अगर इम्प्लांटेशन नहीं हुआ तो प्रत्येक 1 महीने में कहते हैं कि बच्चा सेक्सुअल अटेंड कर रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, क्लीवेज हो रहा है, लेकिन इम्प्लांट नहीं हो रहा है, यानी हर 1 महीना में बच्चा क्या होता है एबॉर्ट कर जा रहा है, यानी बच्चा रह ही नहीं पा रहा है। तो उसका भी कारण इम्प्लांटेशन भी होना, इम्प्लांटेशन के साथ साथ प्लासेंटेशन फॉर्मेशन भी होना जरूरी है, यानी बच्चे में प्लासेंटा का फॉर्मेशन होना। अगर बच्चे में प्लासेंटा का फॉर्मेशन में भी दिक्कत होता है, यानी कि माँ के गर्भ में भी कंप्लीट सेफ होनी चाहिए बच्चा, अगर प्लासेंटा फॉर्मेशन नहीं होगा तो वहाँ बच्चा जो है अनेकों प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर डिजीज से सफर करते जन्म लेगा। गैस्ट्रुलेशन, अब आ जाता है गैस्ट्रुलेशन। ये 3 महीने की प्रक्रिया में प्लासेंटा तक का टोटल प्रक्रिया पूरा हो जाता है। उसके बाद गैस्ट्रुलेशन शुरू होता है, बच्चे का डेवलपमेंट जो 9 मंथ तक जाता है, जिसे गैस्ट्रुलेशन पीरियड कहते हैं। और इसी में बनना शुरू होता है ऑर्गन, जिसे कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। और 8वां में ऑर्गेनोजेनेसिस के बाद आ जाता है पार्चुरेशन, यानी पार्चुरेशन मीन्स डिलीवरी। यहाँ तक जो है 9 फेस, 9 महीना में बच्चे पैदा होता है। कितना महीना में, 9 महीना में। कितने फेस से गुजरना होता है, 9 फेस से। कितना फेस होता है, 9 फेस। 9 महीना 9 फेसेस के बाद कंप्लीट एक फीमेल जो होता है अपने बच्चे को जन्म देती है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें से हम लोग टोटल फेसेस का डिटेल तरीके से पढ़ते जाएंगे, कहीं भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। आई विल ट्राई टू गिव यू बेस्ट सेटिस्फैक्शन देन others, but if you are sincere and constant in your mind, in your study, and whenever will be any problem, without hesitation ask me, sir, I have a problem here, there, before, after, anywhere also you can ask me question. I can solve your all problem with a confidence. In case of any situation
मे बी आउट ऑफ माइंड of me, that means also I can solve next day after study, but never refuse your topics. So always you try to ask me question, and always you will try to curiosity of learning. अगर आप कोशिश करेंगे सीखने की जिज्ञासा को तो ऑटोमेटिक सक्सेस होगा, समझ में। तो चलिए आज से हम लोग शुरू करेंगे, पहला फेज से शुरू करेंगे और पहला फेज से आप लोगों को बताते जाएंगे। आप लोग किसी भी तरह से हो, हिंदी में, इंग्लिश में, खोटा जैसे भी पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं, बताया जाएगा टॉपिक के बारे में। बाकी आप तो हर कोई अपने तरीके से पढ़ाता है, इसमें लगता है कि विद्यार्थी, हम लोग को कोशिश रहता है हमारा कि कोई भी स्टूडेंट का एक भी टॉपिक ना छोड़े कि ताकि वो क्वेश्चन फिर से पूछे और परेशानी हो। तो चलिए यहाँ हम लोग आ जाते हैं बेसिक फेसेस में। पहला फेस क्या आता है? पहला फेसेस आ जाता है गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस किसे कहते हैं? तो जब मेल में बनता है तो मेल गेमिट होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं मेल स्पर्म, जिसे हम लोग मेल गेमिट कहते हैं। तो देखिए, और फीमेल में बनता है तो यहाँ कह रहा है क्या? चलिए देखिए, गेमेटोजेनेसिस, गेमेटोजेनेसिस में जानते हैं गेमेटोजेनेसिस किसे कहते हैं? गेमिटो कहते हैं द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड सेक्स सेल, यानी हैप्लॉइड सेक्स सेल बनता है किसमें? मेल में स्पर्म और फीमेल में क्या होता है? ओवम। तो यहाँ कह रहा है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड सेक्स सेल या गेमिट कहते हैं। गेमिट सेल, गेमिट सेल बना कहाँ पर? तो सेल स्पर्म ओवा, स्पर्म एंड ओवा फ्रॉम, यानी स्पर्म एंड ओवा फ्रॉम हो जाता है। देखिए यहाँ ये फुल स्टॉप नहीं देंगे, फ्रॉम डिप्लॉयड प्राइमरी जर्म सेल, कहाँ पर हो जाता है? डिप्लॉयड प्राइमरी जर्म सेल, यानी जर्म सेल में होता है इजक्वल, इसे गेमेटोगोनिया कहते हैं। गेमेटोगोनिया जो होता है प्रेजेंट इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर कॉल्ड गोनाइड्स, गोनाइड्स कहा जाता है, यानी टेस्टी इन मेल एंड ओवरी इन फीमेल। यानी ये कह सकते हैं कि जर्म सेल क्या है? देखिए अंडरलाइन के, जो टेस्टी मेल का बना होता है, ये टेस्टी वो कौन सा सेल से बना होता है? जर्म सेल। फीमेल का ओवरी जो होता है वो कौन सा सेल से बना हुआ है? जर्म सेल। तो वही कह रहा है यहाँ पर क्या कि गेमेटोजेनेसिस एक प्रोसेस है जो बनता है, कहाँ होता है? फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल सेक्स सेल होता है स्पर्म एंड ओवा फ्रॉम डिप्लॉयड प्राइमरी जर्म सेल, यानी डिप्लॉयड प्राइमरी जर्म सेल जो होता है वो कहाँ होता है? तो इजक्वल, इसे गेमेटोगोनिया भी कहते हैं। टेस्टी और ओवरी को कहा जाता है गेमेटोगोनिया, जो विच इज प्रेजेंट इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ आर कॉल्ड, जिस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होता है उसको गोनाइड कहते हैं, यानी मेल की टेस्टी को गोनाइड कहते हैं, फीमेल की ओवरी को क्या कहते हैं? फीमेल गोनाइड कहेंगे, यानी टेस्टी और ओवरी को गोनाइड कहते हैं। अब उसमें जो बन रहा है ओवम और स्पर्म, फीमेल में ओवम और मेल में स्पर्म, उसको कहते हैं गेमिट्स। अब इसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। वो बना कौन सा सेल से है? तो जर्म सेल से बना है। अब सेपरेट करते हैं तो देखो यहाँ देयर आर टू टाइप्स ऑफ गेमेटोगोनिया, गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस दो प्रकार का होता है, और गेमेटोगोनिया भी कह सकते हैं उसको, टेस्टी ओवरी को। तो स्पर्माटोजेनेसिस क्या है? कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पर्म, हैप्लॉइड स्पर्म होता है फ्रॉम डिप्लॉयड गेमेटोगोनिया। टेस्टी का क्या नाम हो गया? गेमेटोगोनिया ऑफ द टेस्टी, टेस्टी ऑफ मेल ऑर्गेनिज्म, मेल ऑर्गेनिज्म में होता है। अगला कह रहा है कि ओजेनेसिस किसे कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड ओवा, क्या बन रहा है? हैप्लॉइड ओवा फ्रॉम डिप्लॉयड ओगोनिया, कहाँ पर है? डिप्लॉयड ओगोनिया होता है ऑफ द ओवरी, ओवरी ऑफ द ऑफ फीमेल के ऑर्गेनिज्म, कहाँ पर? फीमेल ऑर्गेनिज्म में होता है। तो इस तरह से फीमेल ऑर्गेनिज्म में बना ओजेनेसिस, मेल में बना स्पर्माटोजेनेसिस, समझ में। तो यहाँ ये पहला टॉपिक के बारे में हम लोग जाने। नेक्स्ट जो होता है कि आप देखो दूसरा, जब बन गया है तो जब मेल में और फीमेल में बन गया तो यही सेक्स हार्मोन होता है जो बन जाता है। अब सेक्स हार्मोन जब बनता है मेल एंड फीमेल में, तो कहा जाता है दिल लगी दीवार से तो परी क्या चीज़ होती है, दिल लगी दीवार से तो परी क्या चीज़ होती है। वैसे में मेल और फीमेल दोनों जो होता है सेक्सुअल हार्मोन एडिक्शन हो जाता है, तो क्या करता है वो अपना मेल और फीमेल दोनों इतना, मतलब कहता है कि जिसको लोग कहता है कि हाई, कहता है हाइपर इंक्रीजम ऑफ द सेक्स या लाइक अ केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी इन विच अ कॉजेज हैक ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड मे बी, कहता है क्या कि मे बी अ किल ऑफ द एनी पर्सन्स लाइक अ पेरेंट्स या अदरवाइज हिज या हर चाइल्ड्स
या हस्बैंड या वाइफ, समझ में। जब इसकी बुखार चढ़ जाता है सेक्स का, तो वो अपना हस्बैंड को नहीं देखता, माँ बाप को नहीं देखता, अपने सगे संबंधी को नहीं देता, देखता है कि किसी तरह से सेक्स अटेंड होगा और इंजॉय करेंगे। इसी हालात में वो अनेकों घटना का अंजाम दे देता है, समझ में। जिसके पास पेशेंस नहीं होता है, तो पढ़े लिखे लोग भी उसका मास्टर ग्लान का एडिक्ट हो जाता है, और कहते हैं कि पढ़ल लिखल के बाद भी ये घटना का शिकार हो गया, वो एडिक्ट हो गया है। ऐसी स्थिति में नहीं देख रहा है कि अभी एगो घटना हुआ है ना, मुस्कान रस्तोगी का। क्या किया, अपना उसका हस्बैंड मर्चेंट नेवी में है, फिर भी उसने क्या किया कि एक लफुआगिरी का क्लासमेट लड़का से उसका चक्कर चला, और ऐसी स्थिति में वो क्या कर दिया, अपना ही हस्बैंड को, जिससे एक बच्चे को जन्म दिया है, जॉब में है, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, उसको मार दिया और ड्रम में पैक कर दिया, सीमेंट से जमा दिया और एंजॉय करने लगा। लेकिन कहा जाता है पाप का घड़ा, गुनाह एक दिन ना एक दिन खुद कबूलेगा और पकड़ा ही जाता है। तो ऐसे बहुत सारे घटनाओं का अंजाम है जो आपको मिलेगा। ऐसा ही एक नहीं है, अनेकों एग्जाम्पल है। कोई एसिड अटैक कर दे रहा है रोकने पर, तो कोई माँ बाप को भी मार दे रहा है, तो कितने बच्चे को छोड़ दे रहा है। तो ऐसी बहुत सारे समस्याएं हैं, इसलिए जो है कि कानून बना है। अब कानून के दायरे में आकर के जो निकल रहा है, बच रहा है कुछ लोग, और कुछ लोग जो घटना का अंजाम दे रहा है, लेकिन 99.9% लोग हैं जो कानून के दायरे से बच नहीं सकता, इसे अपराध को कंट्रोल करता है। अगर ऐसे नहीं कंट्रोल होता है तो ह्यूमन इज जस्ट लाइक एनिमल, फिर जानवर है ना है, फिर उसके लिए कानून और पढ़ाई किस बात का है, खत्म हो गई, समझ में। इसलिए कानून और पढ़ाई इतनी शक्तिपूर्वक है, अगर एक देश दूसरे देश पर हमला भी करना चाहेगा ना, कि हम लड़ झगड़ के ले लेंगे, तो वहाँ पर संगठन बना हुआ है कि उसको बचाव करेगा, समझ में। अब आ जाते हैं यहाँ देखें इंसीमिनेशन, दूसरा पॉइंट में हम लोग आ जाते हैं किसके बारे में, इंसीमिनेशन के बारे में। देखिए इंसीमिनेशन क्या है, इंसीमिनेशन किसे कहते हैं, इंसीमिनेशन के बारे में जानते हैं। आगे बढ़ गया। देखिए इंसीमिनेशन किसे कहते हैं, इंसीमिनेशन क्या है या इजेकुलेशन कहते हैं, जब मेल की बॉडी से स्पर्म जो होता है निकल के चला जाता है फीमेल में। देखिए जैसे जा रहा है ना, बहुत सारा निकला है, तो मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से निकल के फीमेल में जा रहा है, तो इसको प्रक्रिया फर्टिलाइजेशन तो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ जानते हैं क्या, इजेकुलेशन। इजेकुलेशन होता है जब मेल और फीमेल सेक्स अटेंड कर रहा है, तो सेक्स अटेंड 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जैसा बॉडी का स्टेमिना, ऐसे ही क्या है स्टैंडर्ड मेल एंड फीमेल अटेंड ऑफ सेक्स ओनली फॉर 15 मिनट टू हाफ एन आवर, दैट इज ए कंप्लीट सेटिस्फाई ऑफ द सेक्स। सेक्स का कंप्लीट सेटिस्फाई होता है आफ्टर सेटिस्फैक्शन सडनली कंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉडी ऑफ मेल एंड डिस्चार्ज ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज ए कॉल्ड इंसीमिनेशन या इजोकुलेशन। देखिए कोई भी मेल और फीमेल जब सेक्स अटेंड करता है, तो सेक्स अटेंड करने की एक कैपेसिटी होती है। ऐसा नहीं कि 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा सेक्स अटेंड करता है। 15 टू हाफ एन आवर यानी 30 मिनट, दैट इज अ स्टैंडर्ड टू अटेंड ऑफ सेक्स लाइक अ कंप्लीट सेटिस्फाई ऑफ मेल एंड फीमेल। मेल और फीमेल को सेटिस्फाई होने के लिए, मेंटल और फिजिकल बॉडी को कंप्लीट रूप से सेटिस्फाई होने के लिए, एक स्वस्थ व्यक्ति कितना देर तक सेक्स अटेंड कर सकता है, चाहे मेल हो या फीमेल है, 15 मिनट से आधा घंटा तक। 15 मिनट से आधा घंटा के बाद मेल और फीमेल दोनों कंप्लीट सेटिस्फाई हो जाता है सेक्स के लिए। और क्या होता है इसके बाद, सडनली कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मेल बॉडी एंड डिस्चार्ज ऑफ द मेल सीमेन इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव। मेल का सीमेन डिस्चार्ज होकर कहाँ चला गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चला गया। तो जाने की प्रक्रिया के बाद क्या होता है, इजेकुलेशन ऑफ द मेल, तो दैट इज ए कॉल इजेकुलेशन कहलाता है। तो वहीं से डिस्चार्ज हो गया, मेल के बॉडी से चला गया, अब फीमेल में चला गया, तो फीमेल में फिर से मेल में बनने में टाइम लगेगा, तुरंत कंटिन्यू मेंटेनेंस ऑफ द सेक्स, दैट इज ए नॉट अ पॉसिबल। ये कंटिन्यू सेक्स अटेंड करना उसके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि खत्म हो गया। अब वहां पर क्या होता है, तो जो निकल के चला गया फीमेल में, तो जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इंसीमिनेशन या इजेकुलेशन कहते हैं। तो देखो कहते हैं इंसीमिनेशन इज द प्रोसेस इन विच, जिसमें रिलीज ऑफ सेमिनल फ्लूइड, जिसे सेमिनल फ्लूइड भी कहते हैं, यानी स्पर्म हार्मोन जो मिला हुआ रहता है सबको सेमिनल फ्लूइड कहते हैं, या तो सीमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, सीमेन ऑफ मेल इन द वेजिना ऑफ फीमेल, फीमेल की वेजिना में जाता है एट द एंड ऑफ द कोपुलेटरी एक्ट, यानी कि कोपुलेशन भी कहते हैं। सेक्सुअल को क्या कहते हैं, कोपुलेशन। ये कोपुलेशन मीन्स भी कहते हैं या इंटरकोर्स भी कह सकते हैं, इंटर
इंटरकोर्स या सेक्स कॉन्टैक्ट कह देते हैं। क्या कह देते हैं? सेक्स कॉन्टैक्ट जो होता है एक इंग्लिश वर्ड आ जाता है। तो देखिए ये दोनों आ जाता है। इंटरकोर्स कोपुलेशन दैट इज ए प्रोसेस इज कॉल्ड इंसीमिनेशन। इसी को क्या कहा जाता है? इंसीमिनेशन। अब इंसीमिनेशन हो गया तो अंदर जाकर के वो फर्टिलाइज करेगा। किससे? देखो यहाँ ओवरी है, ओवरी से ओवम निकल करके आता है प्रक्रिया, तो यहाँ फर्टिलाइज करता है, तो उसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन करना। क्या करना? फर्टिलाइजेशन। कहते इट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मेल गेमिट, क्योंकि ये मेल के बॉडी से निकल के चला गया, हैप्लॉइड हो गया, एंड फीमेल गेमिट ऑफ फ्रॉम द डिप्लॉइड। अब फीमेल गेमिट होता है, कहते ये दोनों शामिल होता है। द फ्यूजन, फ्यूज मतलब होता है फ्यूज करना, मेल एंड फीमेल हैप्लॉइड गेमिट टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट, डिप्लॉइड जाइगोट बनाता है। द फ्यूजन ऑफ गेमिट न्यूक्लाई, गेमिट का न्यूक्लाई फ्यूज करता है। ऐसा नहीं कि स्पर्म है, यहाँ पर देखिए हेड ही होगा खाली फ्यूज करेगा, बाकी ये सब खत्म हो जाएगा। तो न्यूक्लियस करता है। द फ्यूजन ऑफ गेमिट न्यूक्लाई इज कॉल्ड, इसे कार्योगेमी कहते हैं। जब कार्योगेमी होता है न्यूक्लियस न्यूक्लियस मिलना शुरू हो जाता है, वाइल मिक्सिंग ऑफ द टू, और कहता है टू सेट ऑफ क्रोमोजोम, जब दोनों सेट ऑफ क्रोमोजोम, कितना सेट क्रोमोजोम होता है? 23 जोड़ा, 23 दूनी 46, तो 2 सेट क्रोमोजोम मिलकर के कितना बनाएगा? 46 क्रोमोजोम बनाता है ऑफ द 2 गेमिट, दोनों गेमिट में इक्वल एम्फीमिक्सिस, और इसको क्या कहते हैं? एम्फीमिक्सिस। इस तरह से एक स्वस्थ बच्चा जो पैदा होता है, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, जब पैदा होगा तो पैदा होने के बाद भविष्य में उसके अंदर क्रोमोजोम जो है कितना है? 46 क्रोमोजोम, मेल में भी, फीमेल में भी, उसके बच्चे में भी, और सब में, यानी ह्यूमन में ही होता है 46 क्रोमोजोम। अगर एक क्रोमोजोम बढ़ गया, 47 हो गया, तो भी किनर ओवर सेक्रेशन ऑफ हार्मोन क्या दर होता है? डिसऑर्डर हो जाएगा। एक्स बढ़ेगा तो एक्स, वाई बढ़ेगा तो मेल कैरेक्टर आ जाएगा, एक्स बढ़ेगा तो फीमेल कैरेक्टर। अगर कोई लड़का पैदा हुआ और एगो एक्स्ट्रा एक्स चला गया, तो फीमेल कैरेक्टर को, लड़का पैदा तो होगा लेकिन कैरेक्टर फीमेल का भी आ जाएगा, तो हो गया क्या? मेल एंड फीमेल किनर हो गया। और अगर क्या है कि अगर कोई लड़की पैदा हुआ और उसमें एक्स्ट्रा वाई क्रोमोजोम, एगो एक्स्ट्रा क्रोमोजोम चला गया, तो लड़की पैदा होगा लेकिन मेल वाला कैरेक्टर हो जाएगा। और अगर क्या हो जाता है कि अगर 46 क्रोमोजोम, ये तो बताएं हम लोग कि किनर, थर्ड जेंडर के बारे में बता दिए कि डिसऑर्डर किनर मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो जाता है जब 46 क्रोमोजोम होगा तब। और अगर 45 क्रोमोजोम हो गया तो मेल में मेल का अपना कैरेक्टर खत्म हो जाएगा, मोछ दाढ़ी ये सब आना खत्म हो जाएगा, हार्मोनल सिस्टम खत्म हो जाएगा। फीमेल में फीमेल कैरेक्टर, ब्रेस्ट डेवलपमेंट इस सब नहीं आएगा, तो अपना कैरेक्टर उसका गायब हो जाता है। यानी कि 2 प्रकार का किनर, 2 प्रकार के होते हैं, समझ में? एक हो जाता है डिसऑर्डर किनर जो ऑटोमेटिक पता चल जाता है, और एक हो जाता है क्या चीज? लो ऑफ द स्पर्म काउंट इन विच अ काउज कांट पॉसिबल टू जज ऑफ द एनी मेल एंड फीमेल। मेल और फीमेल को जज नहीं करेगा। मेल तो थोड़ा पता चल जाएगा कि अरे मोछ नहीं है, दाढ़ी नहीं है, तो चलो चिकना है लड़का, दाढ़ी उड़ी से बच जाएगा, पैसा वैसा हैवी हेल्थेड हो जाता है। तो ऐसा बात नहीं है, वो किनर के श्रेणी में आता है, वो भी छक्के ही होता है जिसका मोछ दाढ़ी नहीं होता है, समझ में? तो ये सब देखो, केवल बायो, अगर आपने बायोलॉजी पढ़ लिया ढंग से, तो लोग कहता है कि एबीसी बायोलॉजी में पढ़ते हैं तो क्या फ़ायदा है बायोलॉजी का, या तो कहीं भी और क्लास में जैसे आपको डिटेल्स पढ़ाता है, या तो फिर क्या है कि ऑनलाइन में पढ़ते हैं। देखो बायो पढ़ेगा तो कम से कम डॉक्टर तो बनेगा। देखिए हर कुतवा काशी नहीं जाता है, पतरिया चाटने वाला रोड में बड़ी मनी घूमेगा, मार्केट में घूमते रहता है पत्तल चाटने वाला, क्योंकि पढ़ने के लिए सब निकलता है। तो क्या सबके पास है? पुलिस के दौड़ में जाता है क्या सब टोपे कर जाता है? ऐसा बात नहीं है। जैसे पढ़ने के लिए निकला तो क्या सब नीटे निकाल लेगा, पारा मेडिकल या बीएससी नर्सिंग हो जाए? नहीं, रोड झुंड में निकला है, बहुत सारे माइंड का डाइवर्सन होते रहता है, इधर उधर भटकता है और फिर अपना जाकर के रास्ते के लिए। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कहा जाता है कि सब कुतवा काशी नहीं जाता है, निकलता सब है, पतरिया चाटने वाला सबे रह जाता है, केवल 1% लोग जो होता है कि जा करके। तो आज भी एजुकेशन सेक्टर में वही है, 1-2% जो होता है सक्सेसफुल में आ जाता है, जो क्या होता है कि अपना एकदम टारगेट इंसान निशाना बना लिए कि हमको इसको पाना है तो पाना है, इस तरह से वो मेहनत करना शुरू कर देता है, सच में। और धीरे धीरे वो अचीवमेंट्स कर लेता है अपने करियर में, अपना सुखी शांति से जीवन बिताता है और अपना खुश भी होता है, क्योंकि उसका एम अचीवमेंट्स होता है, उसका ड्रीम्स अचीवमेंट्स होता है, उसके पेरेंट्स का ड्रीम्स अचीवमेंट्स होता है, और जो बचपन से उसने जो सजाया उसे पाता है, इसलिए रेस्ट लाइफ जिंदगी में वो खुशी से जीता है। और अगर कोई कहता है कि आया कुछ बनने के लिए, यहाँ कुछ और बन रहा है, पता चला इन्हें लाइन मारा, उन्हें लाइन मारा, इधर कर रहा है, उधर कर रहा है, केयरलेस हो गया, इधर घूम रहा है तो यहाँ जा रहा है, कन्हरी पहाड़ में फोटो खिंचा रहा है, तो पता चला कैफेटेरिया में घूम रहा है, तो ये होटल में, ये रेस्टोरेंट में, तो बेटा लाइफ तो तुम्हारा बिखरने लगा, तुम्हारा लाइफ संभलने का था जिसमें बिखरना शुरू हो गया। तो बाकी की लाइफ को आप हैप्पीनेस कैसे समझ सकते हैं? और उसका प्रभाव अपने पर नहीं, अपने परिवार पर भी पड़ेगा, फैमिली पर पड़ेगा, पर्सनल लाइफ पर पड़ेगा, और फिर जिंदगी। देखो पृथ्वी में एक बार जन्म लेता है, अब देखो इतना सारा स्पर्म जा रहा है, एक एक ने फर्टिलाइज करेगा तो एक बच्चा तैयार होगा, बाकी तो सब कचड़ा बन के फेंका जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब एक स्पर्म में अपना खुद की क्षमता है कि कितना डिस्चार्ज होता है, 2.5 से लेकर के 3 एक है 2
2.5 से लेकर के 300 यानी 250 मिलियन से लेकर के 300 मिलियन स्पर्म निकलता है। मिलियन स्पर्म है, जिसमें से एक वो अकेले फर्टिलाइज करता है तो एक बच्चा पैदा होता है। अब एक ऐसा यूनिक एंड अजूबा फर्टिलिटी सिस्टम है, और उसके बाद जन्म लेता है क्रिएशन में, तो दोबारा वी आर गॉड गिफ्टेड सर्टेन टू लाइफ अ डेट, सो वी हैव अ हार्ड इंटेंशन टू अचीव एनी थिंग्स एंड नेवर फॉरगेट अबाउट योर एम्स एंड ऑल्सो फैमिली बैकग्राउंड एंड आफ्टर अ फ्यूचर्स अचीवमेंट्स ऑफ द फ्यूचर। तो इसीलिए कोई भी व्यक्ति को अपनी लाइफ के बारे में नहीं भूलना चाहिए कि हमारी जन्म कितना यूनिक हुआ है, कितना अपॉर्चुनिटी से होता है। हमने पृथ्वी पर जब जन्म लिया है तो हम तो दोबारा आएंगे या नहीं आएंगे इसका तो कोई गारंटी नहीं कि गॉड गिफ्टेड के रूप में अनफॉर्चुनेटली 250 से 300 मिलियन में से हम अकेले आए। और ऐसी स्थिति में अगर हमने अचीव नहीं किया अपना एम्स को, तो हमारी लाइफ क्या हो जाएगा, फिर आए और फिर वो कचड़ा में ही चल गया, कचड़ा में सेक्सुअल के समय आपको मरने के बाद कचड़ा में चला जाएगा। इसलिए इस लाइफ को बहुत ही इंपॉर्टेंट बनाना जरूरी होता है, और एकदम इरादा जो बनाए उसको पाना है। पाने के बाद अपनी रेस्ट लाइफ को एंजॉय करके अपने छाप छोड़ के पृथ्वी से जाना तो सबको है। इसीलिए गॉड गिफ्टेड है, क्या है, वी आर गॉड गिफ्टेड सर्टेन टू लाइफ अ डेट। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। एक टॉपिक है, विस्तार पूर्वक से बताते जाएंगे, आप लोग को बताते जाएंगे, मोटिवेट, रियल लाइफ और सारे चीज को आप लोग को क्लियर करते जाएंगे। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट वाचिंग दिस वीडियो एंड आल्सो शेयर दिस वीडियो।